हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो जिस घड़ी का इंतजार आपको काफी दिनों से था, तो फाइनली आज वो घड़ी आ चुकी है और होता है इंतजार खत्म। तो आज के इस वीडियो में हम बच्चों 12th बायोलॉजी के चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 7 यानी मानव स्वास्थ्य एवं रोग तक, पहला चैप्टर है जो पुष्पी पादप में लैंगिक जनन से लेकर के मानव स्वास्थ्य एवं रोग तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और आपको बता दें बच्चों, देखिए वीडियो लंबी हो जाती बहुत ज्यादा, इसलिए हम इसको 2 पार्ट में कवर करेंगे। और आज के इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन होंगे, ज्यादातर बच्चों 3 नंबर वाले क्वेश्चन को हमने रखा है। और 3 नंबर वाले क्वेश्चन आपके 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इतना याद रखना। 12 क्वेश्चन 3 नंबर वाले, यानी आपके जो बात करें बच्चों तो 36 बोले तो 36 नंबर केवल 3 नंबर वाले क्वेश्चन देकर के जाएंगे 70 नंबर के पेपर में। तो पूरा खेल इन्हीं पर होता है। तो चलिए देख लेते हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। वीडियो बहुत ही लाजवाब होने वाली है और एकदम से समझ लीजिए सरल से सरल शब्दों का प्रयोग हमने किया है, इसलिए कॉपी और पेन हाथ में होना चाहिए, पूरा नोट करते चलिएगा, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक, बेहद इंपॉर्टेंट है बच्चों। कह रहा है कि सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं और इसमें पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है। सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं? देखिए पहले इसको जानने से पहले कुछ थ्योरी समझ लीजिए बच्चों। दुनिया में कोई भी, हमें पता है कि अंडाशय के परिपक्व भाग को हम बोलते हैं फल, यानी अंडाशय से किसका निर्माण होता है? फल का। और बीजांड से किसका निर्माण होता है बच्चों? बीज का। याद रखना, ये बहुविकल्पी में भी बहुत पूछता है। बीजांड बीज का निर्माण करता है और अंडाशय फल, यानी अंडाशय का परिपक्व भाग फल का निर्माण करता है या फल कहलाता है, और बीजांड से बीज का निर्माण होता है। इतना क्लियर। चलिए देखिए, ये अधिकांश पौधों में होता है, यानी अधिकांश फलों के साथ में होता है, लेकिन यहां बात आई है आभासी फल। तो ये जो अंडाशय से फल बन जाते हैं, ऐसे फल को कहते हैं सत्य फल। ऐसे फल को क्या कहते हैं? सत्य फल कहते हैं। तो यहां पर क्या लिखना है आपको कि निषेचन के बाद अंडाशय से फल का निर्माण होता है, ये चीज हमने बताया। वह पुष्प के शेष अंग क्या होते हैं? झड़ जाते हैं। यानी जैसे ही फल बनता है बच्चों, तो उसमें जो पुष्पासन होता है, दलपुंज यानी पेटल्स, पंखुड़ियां वगैरह होती हैं, वो सभी क्या होते हैं? गिर जाते हैं, यानी सूख कर फूल के जैसे फूल के रूप में ही गिर जाते हैं, है ना। इतना होता है। लेकिन मतलब ऐसे फल को क्या कहते हैं, पहले वो देख लीजिए कि निषेचन के बाद अंडाशय से फल का निर्माण होता है, वह पुष्प के शेष अंग मतलब झड़ जाते हैं, ऐसे फल को कहते हैं सत्य फल। यानी जनरली जो होता है, ये अधिकांश पौधों में, अधिकांश फलों के साथ यही होता है कि जो अंडाशय होता है वो फल का निर्माण कर देता है और पुष्प के जो अन्य भाग होते हैं वो झड़कर यानी सूख कर नीचे गिर जाते हैं। ऐसे फल को कहते हैं बच्चों सत्य फल। लेकिन हमें देखना है आभासी फल। लेकिन यदि फल का निर्माण या फल का विकास अंडाशय से ना होकर, यानी अंडाशय से ना हो बल्कि पुष्प के किसी अन्य भाग से होता है, तो ऐसे फल को आभासी फल या मिथ्या फल या झूठा फल, 3 नामों से जानते हैं। आभासी फल को कह लीजिए, या मिथ्या फल या झूठा फल कहते हैं, ठीक है ना। यानी सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं? क्योंकि सेब में जो फल का निर्माण होता है वो अंडाशय से ना होकर पुष्प के अन्य भागों से होता है। अन्य में जैसे हमने बताया पुष्पासन हो गया, दलपुंज हो गया, बाह्य दल, सभी मिल जाते हैं, ठीक। और आगे क्वेश्चन था कि इसमें पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है। तो सेब में प्रमुख रूप से जो पुष्पासन भाग होता है वो क्या करता है? फल की रचना करता है। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? मेन थ्योरी जो है यही आपको समझना है बच्चों, ये जो हमने बताया है, ठीक। यानी जब अंडाशय से फल बनता है तो ऐसे फल को
क्या कहते हैं, सत्य फल कहते हैं। लेकिन अगर अंडाशय के बिना ही, यानी बिना अंडाशय के, अंडाशय से ना हो करके उसमें क्या होता है, जो दल पुंज होते हैं, बाह्य पंखुड़ियां होती है, यानी बाह्य दल होते हैं, पुष्पासन होते हैं, इन सबसे मिलकर के जब फल का निर्माण हो जाता है तब ऐसे फल को कहा जाता है आभासी फल। और सेब एक आभासी फल है। और इसमें सेब में क्या होता है, प्रमुख रूप से पुष्पासन भाग ही क्या करता है, फल की रचना करता है। जो हम खाते हैं वो पुष्पासन भाग होता है। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हो गया बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 भी बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है, पहले चैप्टर का है। बहुभ्रूणता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक, मतलब कोई ऐसा साल नहीं जब ये ना पूछा जाए, यकीन ना हो हर साल का क्वेश्चन पेपर उठाइए मिलेगा। तो बहुभ्रूणता नाम ही है बहुभ्रूणता। देखिए पहले समझिए, पहले परिभाषा नहीं देखना अपने को, बायोलॉजी में तो यही तो होता है। एक बार चीजें क्लियर हो गई, समझ गए ना, फिर तो एकदम मौज ही मौज है। बच्चों देखिए, कोई भी फल होता है, कोई भी या फल हो या बीज हो, तो उसमें क्या होता है, जनरली एक ही भ्रूण होता है। कोई भी बीज हो उसमें एक ही भ्रूण होता है। और भ्रूण जो पोष होता है, खाने वाला भाग जो हम खा लेते हैं, जैसे मूंगफली हो गया, चना हो गया, उसके बाद काजू हो गया, बादाम हो गया, वो भ्रूण पोष वाला हिस्सा हम खाते हैं, वो खाने योग्य भाग ही है। ठीक, तो क्या होता है, जनरली बीच में एक भ्रूण होता है। लेकिन जब एक से अधिक भ्रूण हो जाएं तो इस घटना को बोलते हैं बहुभ्रूणता। ठीक, अब आते हैं परिभाषा पर। परिभाषा क्या लिखेंगे बच्चों, देखिए जब किसी एक बीज में अधिक भ्रूण विकसित होते हैं, यानी एक से अधिक भ्रूण, कि जब किसी एक बीज में एक से अधिक भ्रूण विकसित होते हैं तो इस प्रक्रिया को या इस घटना को बहुभ्रूणता कहते हैं। अब बहुभ्रूणता होता कैसे, क्यों है, यानी किस कारण से यह घटना होती है, तो यह बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोश की उपस्थिति के कारण होता है। यानी जब बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोश शामिल हो जाएं तब होता है, यानी तब बहुभ्रूणता की घटना हो जाती है। जैसे पाइनस हो गया, संतरा हो गया आदि। ठीक, पाइनस और संतरा आदि। और हम बात करें बच्चों बहुभ्रूणता की, तो भाई सर्वप्रथम, ठीक है ना, थोड़ा कुछ चीज समझ लीजिए कि सर्वप्रथम एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, किसने, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक नामक क्या भाई नामक वैज्ञानिक ने संतरे में बहुभ्रूणता की खोज की थी। बहुभ्रूणता की खोज की थी, इतना याद रखना। ठीक, सर्वप्रथम एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने सन 1791 ऐसा क्वेश्चन है, उसमें क्या किया था, संतरे के अंदर बहुभ्रूणता की खोज इन्होंने किया था। समझ में आ गया, जब किसी बीज में मतलब बीजांड में एक से अधिक भ्रूण हो जाएं, देन इस इंसिडेंट को, इस घटना को क्या कहते हैं बच्चों, बहुभ्रूणता कहते हैं। और बहुभ्रूणता को सर्वप्रथम एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने संतरे के अंदर, यानी संतरे के बीज में क्या किया था, इसकी खोज किया था। ठीक है ना, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हो गया बच्चों, अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दोहरा निषेचन, इसको तो भाई न जाने कितनी बार हम बता चुके हैं और इसलिए हर बार शामिल कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों ये क्या है, आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक, इसलिए हर बार, क्योंकि चाहे जो पूछे या ना पूछे, दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर साल पूछा जाता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसलिए बच्चों इसको हर बार हम रख लेते हैं। अब देखिए होता क्या है, बहुभ्रूणता क्या होती, दोहरा निषेचन होता क्या है, पहले समझ लीजिए परिभाषा, फिर आरेख से समझाते हैं। देखिए कि पराग नलिका में दोनों नर केंद्रक, जो पराग नलिका में दो नर केंद्रक होते हैं और दोनों नर युग्मक की तरह कार्य करते हैं। ठीक, तथा भ्रूण कोश में पहुंचने के बाद एक नर युग्मक अंड कोशिका से निषेचित हो जाता है और दूसरा वाला जो नर युग्मक होता है द्वितीयक केंद्रक से निषेचित हो जाता है। अगर हम देखें बच्चों तो यहां पर एक ही भ्रूण कोश के अंदर 2 बार निषेचन हो रहा है ना, एक ही भ्रूण कोश में 2 बार निषेचन हो रहा है, तो इसी प्रक्रिया को द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन कहते हैं। और बहुत ही सिंपल शब्दों में लिखा है, इससे आसान अगर कहीं मिल जाए तब आकर के बोलिएगा बच्चों। हमने क्या बताया कि जो पराग नलिका में नर केंद्रक होते हैं, ठीक, जो नर केंद्रक होते हैं ये नर युग्मक की तरह कार्य करते हैं। ठीक, ये नर युग्मक की तरह जो नर केंद्रक होते हैं काम करते हैं। इसमें से अगर हम बात करें, एक क्या करता है, इसमें से एक वाला जो होता है, फर्स्ट वाला अगर मिल जाए किसके साथ बच्चों, तो एक वाला अंड कोशिका के साथ, ठीक, यानी एक वाला अंड कोशिका के साथ निषेचित हो जाता है। ठीक, और दूसरा वाला जो होता है वो द्वितीयक केंद्रक के साथ निषेचित हो जाता है। ठीक, तो यहां पर होता क्या है भाई, तो यहां पर एक ही समय में एक तो इधर निषेचन हो गया, दूसरा वाला जो नर केंद्रक है वो द्वितीयक केंद्रक के साथ संलयित हो जा रहा है, निषेचित हो जा रहा है। यहां पर एक ही भ्रूण कोश के अंदर 2 बार निषेचन हो रहा है। इसी घटना को बच्चों क्या कहते हैं, दोहरा निषेचन कहते हैं। समझ में आ गया? हमने क्या बताया कि पराग कोश में 2 नर केंद्रक नर युग्मक की तरह कार्य करते हैं, यानी जो पराग नलिका होती है, ठीक, उसमें से जो एक नर युग्मक होता है अंड कोशिका के साथ निषेचित हो जाएगा। ठीक, ऐसे समझेंगे तभी समझ में आएगा। और दूसरा वाला द्वितीयक केंद्रक से निषेचित हो जाता है। यहां पर अगर हम देखें तो एक ही भ्रूण कोश में 2 बार निषेचन हो जा रहा है। इसी घटना को दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन कहते हैं। ठीक, चलिए समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हो गया बच्चों? चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आवर्त चक्र। क्वेश्चन नंबर 4, आवर्त चक्र क्या है और आवर्त चक्र का कौन से हार्मोन नियमन करते हैं। ठीक, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको बोलते हैं या मासिक चक्र जिसको बोलते हैं, ठीक, या माहवारी प्रक्रिया होती है, ये क्या होता है। अब देखिए पहले इसको परिभाषा समझने से पहले थोड़ा चीजें कुछ सुनिए। देखिए मादा में अगर हम प्राइमेट्स जो होते हैं, जो प्राइमेट्स होते हैं यानी जो मादा, ठीक, जो फीमेल्स होते हैं, उनमें प्रत्येक 28 दिन के बाद, हमने क्या बोला, प्रत्येक 28 दिन के बाद अंडाणु रिलीज होते हैं अंडाशय से। अंडाशय से अंडाणु रिलीज होते हैं यानी निकलते हैं। अगर उस दौरान कोई शुक्राणु अंडाणु से मिल जाता है देन निषेचन की क्रिया हो जाती है। अगर उसी दौरान क्या होता है, जब कोई भी, क्योंकि जब अंडाशय से अंडाणु निकलता है तो फैलोपियन नलिका पर कुछ समय के लिए यानी कुछ दिनों तक इंतजार करता है। जब कोई शुक्राणु पहुंच जाता है तो निषेचित हो जाएगा, अगर नहीं पहुंचता है तो वो क्या होता है, अंतः गर्भाशयी दीवार के साथ वो जो अंडाणु होता है उसके साथ मिल करके उसका क्षय हो जाता है, यानी वो नष्ट हो जाता है। और वही ब्लड क्लोटिंग यानी रक्त के थक्के के रूप में या रुधिर स्राव के रूप में क्या होता है, शरीर से बाहर योनि के माध्यम से निकल जाता है। इस क्रिया को ही यानी इसे ही बोलते हैं माहवारी, ठीक, या मासिक चक्र। अब देखिए परिभाषा लिखेंगे कैसे बच्चों, वो देख लेते हैं,
है ना, बहुत सारी परिभाषाएं हैं लेकिन हमने बहुत सरल लिखा है। देखिए, मादाओं में अंडाणु निर्माण 28 दिन के चक्र में होता है, जिसे आवर्त चक्र या मासिक चक्र या ऋतु चक्र या ऋतुस्राव, ठीक, कुछ भी कहते हैं, ठीक। और प्रत्येक स्त्री में यह 12 से 13 वर्ष की आयु में प्रारंभ हो जाता है और तथा 45 से 55 वर्ष की आयु में यह खत्म हो जाता है, यानी ये प्रक्रिया रुक जाती है। और यह चक्र अंडाशय में अंडाणु निर्माण को दर्शाता है, यानी अगर जिस महिला के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल या माहवारी हो रहा है तो समझ लीजिए इस बात का संकेत होता है कि उसमें अंडाशय से अंडाणु रिलीज हो रहे हैं और साथ ही साथ वो मां बनने के लायक है। यानी अगर जिस महिला में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है, समझ लीजिए वो महिला कभी मां नहीं बन सकती है, ठीक। ये इस बात का संकेत, वो मतलब नारीत्व की पहचान होती है। जिस महिला के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है, समझ लीजिए वो प्रेगनेंसी यानी गर्भधारण की संभावना है, क्षमता है उनमें। जिनमें नहीं ये होता है वो कभी लाइफ में मां नहीं बन पाती हैं, ठीक। फिर उसके लिए बहुत सारी अलग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। आगे लिखेंगे बच्चों, तथा इसके प्रारंभ होने के साथ ही मादा गर्भधारण में सक्षम हो जाती है। वही चीज जो बताया, यानी गर्भधारण प्रेगनेंसी के काबिल हो जाती हैं। आगे लिखा है, क्वेश्चन था कि आवर्त चक्र का कौन से हार्मोन नियमन करते हैं। तो आवर्त चक्र का नियमन करने वाले हार्मोन्स LH हार्मोन्स यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, दूसरा है FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। पहला क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, दूसरा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ठीक। ये चीज होता है। एक चीज और इसमें ध्यान दीजिएगा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जब महिलाओं में प्रथम बार, ठीक, जब पहली बार होता है, जब महिलाओं में पहली बार होता है मासिक चक्र, ठीक, 12 से 13 वर्ष की आयु में शुरू होता है, तो उसे बोलते हैं रजोदर्शन, ठीक। क्या बोलते हैं, रजोदर्शन। जब महिलाओं में पहली बार मासिक चक्र होता है तो उसको अपन कहते हैं रजोदर्शन। और जब अंतिम बार हो, ठीक, जब अंतिम बार होता है, अंतिम बार होता है तो उसे रजो निवृत्ति कहा जाता है, रजो निवृत्ति, ठीक, रजो निवृत्ति कहा जाता है। इतना याद रखना, यानी 12 से 13 वर्ष की आयु में महिलाओं में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, माहवारी शुरू हो जाता है। और बात करें तो लगभग 50 से 55 वर्ष की आयु में अंडाणु मतलब अंडाशय से अंडाणु रिलीज होना बंद हो जाते हैं, यानी ये प्रक्रिया बंद हो जाती है, ठीक। तो ये चीज ध्यान देना, जब पहली बार माहवारी होती है तो रजोदर्शन, और जब अंतिम बार होता है तो रजो निवृत्ति कहा जाता है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हो गया बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। तो ये क्वेश्चन तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपरा या प्लेसेंटा क्या है और इसके क्या मतलब कार्य क्या हैं, ठीक, बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए अपरा होता क्या है, ध्यान से देखिए बच्चों, बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया है कि वह अंग जिसके द्वारा गर्भाशय में स्थित भ्रूण के शरीर में मादा के रक्त द्वारा क्या होता है, पोषण पहुंचता रहता है और भ्रूण वृद्धि करता है, तो उस अंग को कहते हैं अपरा। जैसे अगर हम बात करें बच्चों, ठीक, जैसे ये है यूट्रस, ठीक, यानी गर्भाशय है। अब इसमें कोई शिशु है मान लेते हैं, ठीक, यहां पर कोई शिशु है। अब उसके बाद यानी जिससे कनेक्शन होता है, ठीक, यानी जिससे क्या होता है, कनेक्शन होता है बाहर से ब्लड वगैरह, ठीक, ब्लड के द्वारा ही इस बच्चे में, ठीक, यानी इस बच्चे में जो भी पोषण होता है, अब भाई इसको जो पोषण मिलेगा वो तो माँ के रक्त से ही मिलेगा। अब दाल चावल दूध दही पनीर कोई भी चीज है वो ऐसे डायरेक्टली थोड़ी पहुंचेगा, जो माँ खाएंगी पूरा वही नहीं पहुंचेगा। उनके ब्लड में जो कुछ पोषण होता है वो पोषण माँ के रक्त के द्वारा ही इस भ्रूण को या बच्चे को मिलता है, ठीक। तो जिस अंग द्वारा मिलता है उसी को कहते हैं प्लेसेंटा या फिर अपरा। तो वही चीज तो कहा है कि वह अंग जिसके द्वारा गर्भाशय में स्थित भ्रूण के शरीर में माता के रक्त के से पोषण पहुंचता रहता है और ये भ्रूण वृद्धि करता है,
उस अंग को कहते हैं प्लेसेंटा या फिर अपरा, क्योंकि जब तक भाई ये इसका जन्म नहीं होगा ये भ्रूण ही कहलाएगा, और ये जब भ्रूण तैयार हो जाएगा, जब इसका जन्म लेगा, तब उसका नाम शिशु होगा, उसके पहले वो शिशु नहीं होता है। ठीक, चलिए अब इसके कार्य क्या है बच्चों, इसके कार्य क्या है, चलिए वो देखते हैं। कार्य में क्या लिखेंगे, तो पहला है इसके द्वारा भ्रूण को पोषण एवं ऑक्सीजन प्राप्त होती है। जाहिर सी बात है बच्चों कि जो भ्रूण होता है, भ्रूण को पोषण और ऑक्सीजन प्राप्त किससे होगा, प्लेसेंटा के द्वारा, क्योंकि वही एक कनेक्शन होता है जिसके द्वारा उसमें पोषण पहुंचता है। दूसरा है इसके द्वारा उत्सर्जित पदार्थ भ्रूण से रुधिर में पहुंचते हैं, यानी इस भ्रूण में अगर हम बात करें बच्चे के अंदर जो भी उत्सर्जित पदार्थ होगा वो ब्लड के माध्यम से ही मां के रुधिर में पहुंचता है। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान देखिए ज्यादातर मां में खून की कमी हो जाती है, क्यों, क्योंकि इसको पोषण मिलता रहता है, शरीर उनकी भी उसमें सूजन आ जाती है, ब्लड वगैरह में थोड़ा इन्फेक्शन की शिकायत कभी कभार हो जाती है, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक, अगला है कि अपरा द्वारा स्रावित हार्मोन्स गर्भावस्था बनाए रखने में और शिशु के जन्म में सहायक होते हैं। ठीक, यानी जो अपरा में ये होता है प्लेसेंटा, इसके द्वारा स्रावित हार्मोन्स, इसमें जो हार्मोन्स होते हैं वो शिशु के यानी इसके गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए और शिशु के जन्म के समय में, जैसे रिलैक्सिन हार्मोन्स हो गया, ठीक है ना, और इसमें एस्ट्रोजन हार्मोन्स वगैरह, ये सब जैसे प्रेगनेंसी के दौरान प्रसव पीड़ा को कम करना, ठीक, मांसपेशियों को संकुचित करना, ये सब अपना अपना कुछ मतलब अपनी अपनी भूमिका ये हार्मोन्स मतलब निभाते हैं। ठीक, तो ये रहा अपरा और अपरा के कार्य, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए बच्चों हो गया, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक, चिकित्सीय सगर्भता समापन, ठीक, या कहेगा सगर्भता का चिकित्सीय समापन क्या है, इससे आप क्या समझते हैं। ठीक, सारे क्वेश्चन 3 नंबर वाले हैं बच्चों, ठीक, और बेहद इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसका फुल फॉर्म भी कभी कभार पूछ लेता है। ठीक, अगर हम बात करें तो चिकित्सीय सगर्भता समापन ये हिंदी है, इसको शॉर्ट में MTP बोलते हैं, MTP। ठीक, MTP का मतलब होता है बच्चों मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये MTP का फुल फॉर्म होता है, यानी इसी का शॉर्ट फॉर्म जो होता है MTP होता है। मेडिकल का मतलब चिकित्सीय, टर्मिनेशन का मतलब होता है समापन, खत्म कर देना, प्रेगनेंसी यानी सगर्भता। ठीक, ठीक, प्रेगनेंसी का मतलब सगर्भता यानी गर्भ धारण करने की जो प्रक्रिया होती है। तो ये MTP कभी कभार ऐसे पूछ लेगा कि MTP पर टिप्पणी लिखिए, तो ये होता क्या है, मतलब चिकित्सीय सगर्भता समापन होता क्या है, पहले सुनिए। देखिए जब क्या होता है कि बहुत सारे दंपति ऐसे होते हैं, दंपति यानी पति पत्नी, जिनको बच्चा नहीं चाहिए होता है ना, उनको अगर बच्चा नहीं चाहिए होता है, उसके बाद जैसे वो संभोग कर ले, यानी उनके अंदर हम बात करें तो भाई मेटिंग वगैरह, ठीक, जिसको कई नाम से जानते इतना तो समझदार हो ही है। ठीक, उसके बाद अगर जैसे जाने अनजाने में, यानी अनजाने में भाई वो संतान चाहिए, उनको नहीं चाहिए, लेकिन उसके बाद भी प्रेगनेंसी हो जाए यानी गर्भधारण हो जाए, तब उसके बाद क्या करना, उस गर्भ को मतलब नष्ट कर देना, उस गर्भ को नष्ट कर देना, चिकित्सीय सहायता की मदद से गर्भ को यानी टर्मिनेट कर देना, खत्म कर देना, डिस्पोज कर देना, कहलाता है सगर्भता का चिकित्सीय समापन। एक तो ये होता है। ठीक, यानी अगर हम बात करें तो, लेकिन प्रमुख इसका उद्देश्य ये है कि जब अनचाहा गर्भ हो जाए, जैसे भाई आज के समय में अगर हम बात करें तो एक ये अपने यहाँ की एक हालांकि बात करें तो एक घिनौनी हरकत है, देखा जाए कि जब किसी लड़की का रेप हो जाता है, रेप बलात्कार में होता क्या है, तो भाई अगर उसके गर्भधारण हो जाए, यानी उस लड़की के को गर्भधारण हो जाए, प्रेगनेंसी हो जाए, तो भाई उसमें उस लड़के का भाई ना कोई पता जाता नहीं होगा, क्योंकि वो समाज के निगाह में, समाज के नजरिए में
क्या है, वो बिल्कुल एक प्रकार का कलंक मानते हैं। फिर उसको क्या है, उसको तो हर हाल में ही टर्मिनेट करना ही होगा, उस गर्भ को मारना यानी नष्ट करना ही पड़ेगा। या फिर क्या होता है, जब माता के अंदर कोई घातक बीमारी हो और वह बीमारी बच्चे को भी हो जाए, ठीक, और इससे माँ के भाई जान को खतरा हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में भी गर्भ को खत्म करते हैं। तो वो चीज होता है बच्चों क्या, कि गर्भ मतलब सगर्भता का चिकित्सीय समापन, यानी गर्भ तैयार न रहे उसके पहले ही नष्ट कर दो। यानी जांच में पता चल जाए, थोड़ा शुरुआती संकेत मिल जाए कि हाँ इनको प्रेगनेंसी है ना, वोमिटिंग पलटी होने लगती, आई डोंट नो, क्या हमें थोड़ी ना पता। तो ये चीज होता है, लिखेंगे कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गर्भ अवधि पूर्ण होने से पहले ही, वही मतलब गर्भ पूरी तरह से यानी 9 माह का ना होने पाए उससे पहले ही गर्भपात करा दिया जाता है, यानी उस बच्चे को जिसको बोलते हैं गिरा दिया जाता है। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं सगर्भता का चिकित्सीय समापन, ठीक है ना। तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गर्भ अवधि पूर्ण होने से पहले ही क्या होता है, गर्भ का गर्भपात करा दिया जाता है। और यह प्रक्रिया प्रथम तिमाही अथवा 12 सप्ताह तक ही सुरक्षित होती है, यानी 12 सप्ताह तक, ठीक, 12 सप्ताह तक अगर ये हो जाता है तो एकदम सेफ होता है, यानी कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक। लेकिन उसके बाद अगर करवाएंगे तो भाई जान को भी खतरा हो जाता है, यानी जो महिला होती है उसकी जान को, ठीक। और इस प्रक्रिया का उद्देश्य देखिए, अभी हमने बताया ना, इस प्रक्रिया का उद्देश्य बलात्कार एवं असुरक्षित यौन संबंध से उत्पन्न अनचाहा गर्भ या शिशु में जन्मजात रोग आदि दशाओं में गर्भ समापन करना होता है। यानी इसका मेन पर्पस ही यही है कि जैसे किसी लड़की का रेप यानी बलात्कार वगैरह हुआ है और उसके अंदर प्रेगनेंसी हो जाए, तब उसको ये नष्ट कर देंगे, ये कानूनन अपराध नहीं है। दूसरा असुरक्षित यौन संबंध, यानी भाई जैसे असुरक्षित यौन संबंध का मतलब है कि भाई क्या है कि सावधानी न दिया जाए, उसके बाद कोई किसी बीमारी से ग्रसित हो जाए, तो ये है शिशु में जन्मजात रोग, कोई उसमें रोग है, ठीक। तो ऐसी, और या फिर हमने बताया कि अनचाहा गर्भ, अनचाहा का मतलब वही चीज है कि भाई ख्वाहिश नहीं है दंपति को, उन्हें नहीं चाहिए ये बच्चा, तो वो चीज करवा सकते हैं, ठीक, एबॉर्शन जिसको बोलते हैं। अब तो समझ गए होंगे, बच्चे को यानी गर्भ को मार देना या खत्म कर देना, ठीक। लेकिन आज के समय में इसका दुरुपयोग, ठीक, कन्या भ्रूण हत्या में किया जा रहा है। आज के समय में इसका दुरुपयोग हो रहा है बच्चों, क्योंकि क्या है भाई, इससे करते क्या है, लोगों को भाई आज के समय में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया भाई जांच करवा लेते हैं, पता चल जाता है लड़का है या लड़की है, और गर्भ को मार देते हैं, यानी अगर लड़की है तो गर्भ नष्ट कर दिया जाता। हाँ, ये जरूर कानूनन जुर्म है और इसकी सजा नहीं होनी चाहिए। देखिए, सबको बीवी चाहिए, सबको गर्लफ्रेंड चाहिए, है ना, सबको बहू चाहिए, लेकिन पता नहीं बेटी क्यों नहीं चाहिए। ये समाज भी ना क्या घटिया सोच रखता है, इतनी गंदी सोच रखता है ना। बच्चे भाई लड़के की ख्वाहिश रखेंगे, चाहे वो बुढ़ौती में उनको घिर्राए फिर उसके बाद मारे, है ना, लेकिन चाहिए बेटा। लेकिन भाई बेटियां पालने की हिम्मत सबके अंदर नहीं है। जिसका जिगरा बड़ा होता है ना, शेर दिल होता है, वही केवल बेटियां पाल सकता है। बाकी इस समाज में जो गंदी सोच वाले लोग हैं ना, तो भाई इनके लिए तो कड़ा कदम उठाना चाहिए सरकार को भी, ठीक, ये चीज होता है। तो ये कन्या भ्रूण हत्या बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा जुर्म है, ठीक। तो वही चीज है कि लेकिन आज के समय में इसका दुरुपयोग कन्या भ्रूण हत्या में किया जा रहा है, जिसे सरकार ने गैर कानूनी बताते हुए इस पर रोक लगाने का कानून बनाया है, ठीक। लेकिन फिर भी चोरी छुपा हो रहा है। आज के समय में डॉक्टर को मोटी रकम चाहिए, काम हो जाएगा, है ना, सब कुछ पॉसिबल है अगर पैसा पास में है, ठीक। चलिए बच्चों, इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है उल्बवेधन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछे जाते हैं। हर साल मतलब हर साल, अब किसी भी साल का क्वेश्चन पेपर उठाओ, ना मिले तब बोलिएगा, ठीक। उल्बवेधन या एमनियोसेंटेसिस, क्योंकि बायोलॉजी में फिक्स होते हैं, ये मैथ थोड़ी ना है न्यूमेरिकल बना दो, और फिजिक्स थोड़ी ना है न्यूमेरिकल बना दो, थ्योरी बना दो, या घुमा फिरा कर टेक्निकल क्वेश्चन दे दो। इसमें तो भाई एक चैप्टर 7 सेट 8 सेट बनने हैं, एक चैप्टर से कितना देगा, सब घुमा फिरा के वही बार बार देता है। इसलिए इनको एकदम पूरी तैयारी 100% मान के चलिए कि भाई ये आएगा तो आपको अच्छे से लिखना है इस तरह से।
देखिए उल्बवेधन या एमनियोसेंटेसिस, एमनियोसेंटेसिस अंग्रेजी शब्द है, इंग्लिश वर्ड है, लेकिन ये हिंदी में ही ऐसे पूछता है। अब देखिए ये होता क्या है, उल्बवेधन, ध्यान से सुनिए, फिर ये तो लिखना है, लिखेंगे, पहले समझिए हमारी बात। उल्बवेधन एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा भ्रूण की स्थिति का पता लगाते हैं। यानी जब मां के गर्भ में भ्रूण होता है तो उसमें से इंजेक्शन से एमनियोटिक द्रव निकाल लेते हैं, एक लिक्विड होता है उसको खींच लेते हैं, और उस लिक्विड में गुणसूत्र होता है, उसी गुणसूत्र से पता चल जाता है बच्चे की उम्र कितनी है, यानी कितने समय का भ्रूण हुआ है, इसमें कोई रोग तो नहीं है, कोई अनियमितता तो नहीं है, ठीक। तो मतलब उसकी स्थिति का पता लगा लेते हैं, और साथ ही साथ उसके लिंग का भी पता लग जाता है कि वो लड़का है कि लड़की है। यह प्रक्रिया होती है उल्बवेधन। लेकिन इसका भी दुरुपयोग हो रहा है। इससे क्या है भाई, जांच करवा के पता चल जाता है लड़का है या लड़की, फिर वही चीज एबॉर्शन वाला सिस्टम। तो लिखेंगे क्या बच्चों कि यह एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग करके गर्भावस्था में भ्रूण की गुणसूत्र असामान्यता तथा अन्य अव्यवस्था की जानकारी के लिए किया जाता। हमने वही बताया ना, गुणसूत्रीय अव्यवस्था है और भ्रूण की स्थिति का पता लगाते हैं, कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है, उसका आयु कितना है, ये सारी चीजें जानने के लिए ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, ठीक। इसमें गर्भाशय से एमनियोटिक द्रव को इंजेक्शन के माध्यम से निकाला जाता है तथा इस द्रव का नमूना लेकर के, यानी इसका सैंपल लेकर के इसमें गुणसूत्र की असामान्यताओं का निरीक्षण किया जाता है, यानी जांच पड़ताल करते हैं। और लेकिन इसके द्वारा लिंग की भी जांच होती है, यानी लिंग का भी पता लग जाता है, वही चीज कि लड़का है कि लड़की है, ठीक। यही कारण है कि आजकल इस तकनीक का दुरुपयोग कन्या भ्रूण हत्या के लिए किया जाने लगा है, और भारत सरकार ने लिंग परीक्षण को गैर कानूनी घोषित कर दिया है। यानी भारत सरकार ने तो इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया है कि लिंग की जांच करवाना कानूनन बहुत बड़ा अपराध है। क्योंकि होते क्या है ना, कुछ लोग वही चीज पता चल जाएगा लड़की है, गर्भ में मार देते हैं। इसीलिए अपने यहाँ का लिंगानुपात बहुत कम है। 1000 लड़के हैं तो यूं समझ लीजिए लड़कियों की संख्या 800-900 के करीब में है। ये अब इतनी कम लड़कियां हैं, बाकी क्या होंगे, ऐसे घूमेंगे है ना, बाकी लड़के तो ये चीज होती है। तो इतना समझ गए इसमें होता क्या है। तो इसमें गर्भ से इंजेक्शन के माध्यम से द्रव को, एमनियोटिक द्रव को खींच लेते हैं, ठीक। उसमें एमनियोटिक द्रव होता है, उसको निकालते हैं, उसी द्रव का सैंपल लेकर के गुणसूत्र में क्या अनियमितता है, भ्रूण कैसा है, उसकी स्थिति का पता लगा लेते हैं, ठीक। लेकिन आज के समय में इसका भाई दुरुपयोग होने लगा है, क्योंकि इसके द्वारा लिंग का भी जांच कर लेते हैं। इसी के लिए मतलब इसी कारण क्या है, कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा मिल रहा है। हालांकि सरकार ने तो इसे गैर कानूनी घोषित किया है कि लिंग की जांच आप नहीं करवा सकते हैं, लेकिन हमने बोला ना कि बस आज रुपए का खेल है, पैसे का खेल है, जहां पैसा फेंको तमाशा शुरू हो जाएगा और दुनिया तमाशा देखेगी, ठीक। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों, बेहद इंपॉर्टेंट है और बहुत सरल शब्दों में लिखा है। चलिए हो गया रसगुल्लों। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8। सारे क्वेश्चन बहुत ही दमदार हैं। यूं समझिए कि आज के इस वीडियो से आपके अधिकांश क्वेश्चन बोर्ड पेपर में मिलने वाले हैं, ठीक। क्वेश्चन है कि मधुमक्खियों में लिंग का निर्धारण कैसे होता है। जो मधुमक्खियां होती हैं उनमें लिंग का निर्धारण किस प्रकार से होता है। देखिए बच्चों, मधुमक्खियों में बात करें तो 3 प्रकार की मधुमक्खियां होती हैं, ठीक। मधुमक्खियां 3 प्रकार की होती हैं। तो हम बात करें कौन कौन सी, पहला है रानी मधुमक्खी, दूसरा श्रमिक मधुमक्खी, तीसरा नर या ड्रोन मधुमक्खी। रानी मधुमक्खी की बात करें तो ये द्विगुणित होती है, और इसमें दूसरा श्रमिक मधुमक्खी ये भी द्विगुणित होती है, और नर या ड्रोन मधुमक्खी ये आगुणित होती है। अब द्विगुणित आगुणित का क्या खेल है भाई, बहुत सारे बच्चे तो जानते होंगे लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता होगा द्विगुणित क्या होता है। द्विगुणित का मतलब जब निषेचित अंडे से विकास हो तो वो होता है द्विगुणित। बिना निषेचित मतलब बिना निषेचन के ही अनिषेचित अंडे से जब किसी का जन्म होता है या विकास होता है तो वो आगुणित होता है, ठीक। अब समझिए कि रानी मधुमक्खी होती क्या है। देखिए बच्चों, रानी मधुमक्खी का विकास निषेचित अंडे से होता है। अभी हमने वही चीज बताया
इसमें यही कह रहा है कि मधुमक्खी में लिंग का निर्धारण कैसे होता है, यानी कैसे कौन सा लिंग बनता है। ठीक, तो रानी मधुमक्खी का जो विकास होता है वो निषेचित अंडे से होता है। ठीक, रानी मधुमक्खी का विकास निषेचित अंडे से होता है और श्रमिक मधुमक्खी का विकास भी निषेचित अंडे से ही होता है। ठीक, जबकि नर मधुमक्खी का विकास अनिषेचित अंडे से होता है। हमने लिख दिया है आगुणित। ठीक, इसका निर्माण किससे होता है बच्चों, तो निषेचित अंडे से। ठीक, ये निषेचित अंडे से इसका जन्म होता है और इसका भी जन्म होता है किससे, निषेचित अंडे से। निषेचित अंडे से इसका भी जन्म होता है और उसके बाद जो ये ड्रोन होती है इसका जन्म अनिषेचित अंडे से होता है। ठीक, अनिषेचित अंडे से यानी बिना निषेचन के ही इसका जन्म हो जाता है। ठीक, यानी जो नर मधुमक्खी है या ड्रोन मधुमक्खी, इसके जन्म के लिए निषेचन की कोई जरूरत नहीं होती है। लेकिन आगे इनकी संतान बढ़ती, इनका वंश बढ़ता कैसे है वो देखिए। देखिए, रानी मधुमक्खी और नर मधुमक्खी का काम सिर्फ संतान उत्पन्न करना होता है। यानी इसमें जो रानी मधुमक्खी है बच्चों, ठीक, ये जो रानी वाली मधुमक्खी है और श्रमिक मधुमक्खी, ये मिलकर के, ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं, घर बसा लेते हैं। बस इतना जानिए, यानी ये दोनों मिलकर के संतान उत्पन्न करते हैं। यानी रानी मधुमक्खी और श्रमिक मधुमक्खी संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। यानी इनका काम सिर्फ और सिर्फ संतान उत्पन्न करना होता है, जबकि श्रमिक मधुमक्खी का काम फूलों से मधुरस इकट्ठा करना होता है। यानी जो बात करें बच्चों, तो ये जो आपका श्रमिक मधुमक्खी होता है, ठीक भी, एक मिनट, हमने इसका बताया, सॉरी, उसके लिए नहीं, ये और ये। ठीक, यानी रानी और नर मधुमक्खी, इनका काम ये होता है कि ये मिल करके संतान उत्पन्न करते हैं। ठीक, और जबकि ये जो ड्रोन मतलब श्रमिक मधुमक्खी होता है, इसका काम केवल इतना होता है कि ये क्या है, शहद इकट्ठा करते हैं, फूलों से रस ला करके शहद इकट्ठा। कौन, श्रमिक, नाम ही है भाई श्रमिक मधुमक्खी। ये तो बेचारे श्रमिक होते हैं, मजदूर होते हैं, है ना, ये तो मजदूर होते हैं। ये तो मजदूर का हाथ है कातिया, क्या करेगा, इतना फूल से रस लाएगा कि शहद बना देगा। तो इनका काम होता है श्रमिक मधुमक्खी का फूलों से रस ला करके शहद बनाना, इकट्ठा करना। क्यों, ऐसा क्यों जरा बताइए। देखिए, ऐसा इसलिए होता है बच्चों कि जो श्रमिक मधुमक्खी होते हैं, श्रमिक मधुमक्खी में लिंग अविकसित होते हैं। यानी इनके अंदर, यानी जो श्रमिक मधुमक्खी, भले ये निषेचित अंडे से इनका जन्म होता है, लेकिन जो श्रमिक मधुमक्खी हैं, इनमें लैंगिक अंग अविकसित होते हैं। यानी श्रमिक मधुमक्खी में लैंगिक अंग होते ही नहीं, समझिए, होते हैं तो बिल्कुल काम के नहीं, यानी अविकसित होते हैं। इसी कारण इनके अंदर संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है, जबकि रानी मधुमक्खी और नर मधुमक्खी मिलकर आपस में क्या करते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं। ठीक, तो किस तरह से लिखना है बच्चों, वो हमने आपको अच्छे से बता दिया है। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आपके सामने है। नहीं थी समझ में आया है, डोंट वरी, एक बार अच्छे से पढ़ेंगे क्लियर हो जाएगा, है ना। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए, हो गया बच्चों। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं और इसे मंगोली जड़ता क्यों कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें दो चीज हैं, दो बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं बच्चों। एक तो डाउन सिंड्रोम है, एक है डाउन सिंड्रोम। ठीक, एक है डाउन सिंड्रोम, एक है टर्नर सिंड्रोम। दोनों पूछते हैं, डाउन सिंड्रोम और दूसरा है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम दोनों को अपन कवर कर लेते हैं, डोंट वरी। देखिए, डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। देखिए बच्चों, डाउन सिंड्रोम होता क्या है और इसे मंगोली जड़ता क्यों कहते हैं। ये मतलब एकाधिक सूत्रता वाला मतलब बीमारी है, एकाधिक सूत्रता। अब एकाधिक सूत्रता क्या होता है कि जब किसी कारण, यानी गुणसूत्र में किसी अनियमितता के कारण
एक गुणसूत्र अधिक हो जाए तो उसे कहते हैं एकाधी सूत्रता, और जब एक गुणसूत्र की कमी हो जाए एकल सूत्रता कहते हैं। तो डाउन सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 46 के बजाय 47 हो जाती है, यानी इनमें गुणसूत्रों की संख्या 2n+1 हो जाती है। ठीक, या इसको कई तरीके से लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं ऐसे 44 प्लस, ठीक, 44 प्लस यहाँ पे x लिखेंगे और प्लस का 1 लिख देंगे, ठीक, यानी इस तरह से, या इसी को हम लिख सकते हैं डायरेक्टली भाई कि 47 हो जाती है। तो इस तरह से होता है, यानी इसमें होता क्या है कि एक गुणसूत्र ज्यादा हो जाता है। क्यों? गुणसूत्र में अनियमितता के कारण, यानी किसी कारणवश, ठीक, गुणसूत्र में गड़बड़ी के कारण, ठीक, तो ये लिखेंगे कि जब गुणसूत्र की संख्या में अनियमितता होती है, यानी कोई गड़बड़ी होती है, अर्थात गुणसूत्र की संख्या 46 के बजाय 47 हो जाती है, तो इसके कारण उत्पन्न रोग को डाउन सिंड्रोम कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं बच्चों? डाउन सिंड्रोम। अब ऐसे व्यक्ति का सिर, अब देखिए इसमें लक्षण वगैरह भी पूछता है, तो ऐसे व्यक्ति का सिर गोल, एकदम गोल होता है, ठीक, होंठ नीचे की ओर लटका हुआ होता है, ठीक, और त्वचा खुरदुरी होती है, स्किन यानी बहुत ज्यादा मोटी होती है, आंखें तिरछी होती हैं तथा मुंह हर समय खुला रहता है, और साथ ही साथ इनमें जो जनन अंग होते हैं वो अल्प विकसित होते हैं। कहने का मतलब समझिए इस प्रकार कि इस रोग से पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं वो नपुंसक होते हैं, इतना याद रखिए। ठीक, तो ये चीज होता है। आगे लिखेंगे कि ये मंद बुद्धि के होते हैं तथा इस रोग से पीड़ित व्यक्ति मंगोलों की भांति दिखाई देते, जो मंगोलियन प्रजाति होती है मंगोलों की तरह दिखाई देते हैं, इसी कारण इन्हें मंगोली जड़ता कहते हैं। ठीक, डाउन सिंड्रोम में कितना हो जाता है हमने बताया बच्चों, गुणसूत्र 47 हो जाता है, अर्थात 2n+1 हो जाता है। और टर्नर सिंड्रोम में एक गुणसूत्र कम हो जाता है, इसमें गुणसूत्र 45 हो जाता है। ठीक, कितना? 45, या हम इसी को 2n-1 लिख सकते हैं। ठीक, 45 हो जाती है। तो जब भाई एक गुणसूत्र की कमी हो जाए तो उस रोग से पीड़ित व्यक्ति, मतलब या उस रोग को कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में भी मिलता जुलता पूरा लक्षण होता है। ठीक, समझ में आ गया? यहां पर हमें देखना है पूरा डाउन सिंड्रोम क्या है। तो जब गुणसूत्र में गड़बड़ी के कारण या अनियमितता के कारण एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है तो इस रोग को कहा जाता है डाउन सिंड्रोम। ऐसे व्यक्ति का सिर एकदम गोल होता है, जीभ, मतलब अगर हम बात करें होंठ नीचे की ओर लटके हुए, मंद बुद्धि के होते, आंखें तिरछी होती हैं, त्वचा खुरदुरी होती हैं, ये सब इनके लक्षण होते हैं। ठीक, चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों। चलिए हो गया। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, चलिए देख लेते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बेहद ज्यादा इंपोर्टेंट है बच्चों। ठीक, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पर टिप्पणी लिखिए। 2022 की बात करें ना तो ये 5 सेट में पूछा था, 7 में से, और 2023 में भी टपका था, इसलिए ये बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसे कहते हैं, या इसी को कहते हैं डीएनए अंगुली छाप हिंदी में एकदम से, क्योंकि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग शब्द अंग्रेजी शब्द है। देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता क्या है बच्चों, पहले सुनिए। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा किसी एक व्यक्ति के डीएनए को लेकर के किसी सस्पेक्ट, मतलब कोई भी व्यक्ति, जैसे कोई अपराध हो जाए, कोई जुर्म वगैरह हो जाए, तो उस व्यक्ति के डीएनए से मैच कराते हैं। ये टेक्नोलॉजी होती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक, चलिए लिखेंगे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा किसी खूनी, ठीक, जिसके द्वारा किसी खूनी, बलात्कारी, अपराधी तथा पैतृक की जांच की जाती है। पैतृक का क्या मतलब है? पैतृक का मतलब जैसे होते ना, कुछ लोग कहते हैं भाई ये मेरा बच्चा नहीं है ना, क्लेम करते हैं कि ये मेरा लड़का नहीं, मेरी लड़की नहीं, पता नहीं कहां से है, नाजायज औलाद है। लेकिन डीएनए अगर टेस्ट होगा तो भाई दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ठीक, वो चीज। तो पैतृत्व की जांच करते हैं, यानी माता पिता उनके कौन है या इनकी ये किनकी संतान है, ये चीज पता करते हैं। ठीक, की जांच की जाती है। इस तकनीक में करते क्या है,
इस तकनीक में व्यक्ति के डीएनए में पाए जाने वाली विभिन्नताओं का पता लगाया जाता है, यानी उनके डीएनए पर रिसर्च होता है। ठीक, इसे सर्वप्रथम अलेक जेफरी नामक वैज्ञानिक ने बताया था, यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को सबसे पहले अलेक जेफरी नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, इस पर प्रयोग किया था। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए व्यक्ति के रुधिर, लार, बाल, वीर, योनिद्रव या अन्य पदार्थ से डीएनए को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। मतलब भाई डीएनए मिलेगा कहां से, जैसे कोई खून वगैरह हुआ है तो वहां पर खून के, जैसे आपने सीआईडी वगैरह में देखा होगा भाई, वो क्या उठाते हैं उससे चिमटी वगैरह से, फिर उसको पन्नी में जो बाल हैं, नाखून वगैरह हैं, ठीक, उसमें कोई जैसे ब्लड का कोई टुकड़ा वगैरह है ना, रक्त का थक्का या मांस का टुकड़ा, तो उठा के रख लेते हैं। तो उसी के द्वारा, यानी रुधिर से या बाल से या फिर लार से, है ना, किसी ने किस वगैरह की कर लिया है तो उससे भी पता चल जाएगा भाई, ये मत सोचिएगा, बहुत खतरनाक टेक्नोलॉजी है। ठीक, यानी किस वगैरह किया है या हरेसमेंट किया है कुछ भी, तो भाई उससे पता चल जाता है। या फिर वीर्य से, स्पर्म के द्वारा, वही चीज कि भाई रेप वगैरह, बलात्कार वगैरह होता है। अगला योनि द्रव, यानी महिलाओं के योनि द्रव से भी, या अन्य पदार्थ, अन्य बॉडी के जो पार्ट्स वगैरह होते हैं उससे डीएनए को कलेक्ट करते हैं। ठीक, तथा इसी प्रकार दूसरे व्यक्ति का भी डीएनए लेते हैं, यानी जिस पर शक हो उस व्यक्ति का डीएनए लेते हैं तथा उसमें समानता को देखते हैं, यानी समानता को मिलाते हैं। अगर भाई मिल गया तो समझ लीजिए वही क्या है, अपराधी है। तो इस तरह से क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी काम करती है। जब ये थोड़ा लॉन्ग में लिखना होता है, जब 5 नंबर में बहुत कम आता है, तो इसमें पूरा प्रक्रिया भी होता है कि भाई सबसे पहले डीएनए को लेते हैं, डीएनए को अलग करना, फिर उसको बाद गर्म करना, सुखाना, फिर जेल पर यानी सुखाना, फिर सूक्ष्मदर्शी से उसमें देख लेते हैं। इस तरह से ये काम करती है टेक्नोलॉजी। लेकिन हमें केवल इतना सा समझना है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा किसी खूनी, रोगी, बलात्कारी, अपराधी आदि व्यक्तियों की पहचान की जाती है। इसमें उस व्यक्ति के मतलब रुधिर या लार या बाल, वीर, योनि द्रव, ठीक, और उसके बाद या अन्य जिस प्रकार का मतलब जुर्म हो, उससे सैंपल को, डीएनए को कलेक्ट करते हैं, फिर किसी व्यक्ति के डीएनए को लेते हैं, दोनों को मैच कराते हैं, मिल जाए तो समझ लीजिए वो अपराधी है। तो ये होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों। चलिए हो गया। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, अवशेषी अंग क्या है और मनुष्य के किन्हीं 2 अवशेषी अंगों के नाम लिखिए। ठीक, ये जो आपका विकास वाला चैप्टर, इसके पहले कट किया था, यानी हटा दिया था, लेकिन अब की बार फिर से आ गया है। अवशेषी अंग किसे होते हैं, नाम ही अवशेष, अवशेष का मतलब शेष बचे हुए। ठीक, अवशेषी अंग होते क्या हैं, जीवधारी के पूर्वकालिक क्रियाशील अंग जो जीवधारी द्वारा उपयोग ना किए जाने के कारण अवशेषी हो गए हैं, यानी ऐसे अंग जिनका बहुत लंबे समय से उपयोग नहीं किया जा रहा है, ऐसे अंग क्या है, अवशेषी कहलाते हैं, यानी जो भविष्य में समाप्त हो जाएंगे या समाप्त होने के कगार पर हैं। ठीक, तो यहां पर वही चीज है कि जीवधारी के पूर्वकालिक क्रियाशील अंग जो जीवधारी द्वारा उपयोग ना किए जाने पर या ना किए जाने के कारण अवशेषी हो गए हैं एवं भविष्य में समाप्त हो जाएंगे, ऐसे अंगों को अवशेषी अंग कहते हैं। अब अवशेषी अंग क्या है भाई, कि मनुष्य में पाए जाने वाले अवशेषी अंग इस प्रकार हैं। 2 अवशेषी अंग का नाम पूछा था, तो अवशेषी अंग जैसे कर्ण, पल्लव, ठीक, पेशियां, और दूसरा शरीर पर बाल, ठीक, अक्ल, दाढ़ या कृमि रूप परिशेषिका, ठीक, जो आंत में होती है अंदर, कृमि रूप परिशेषिका, इन्हें अवशेषी अंग कहा जाता है। माना जाता है कि ये सभी अवशेषी अंग है, क्योंकि पहले देखिए आदमी एकदम भालू की तरह, शरीर में बाल बहुत ज्यादा होते हैं, आज भी होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं, लेकिन दिन प्रतिदिन धीरे धीरे अब बाल खत्म हो जा रहे हैं। भाई बाल कपूर पहले थे, लेकिन अब दूसरा कपूर बन रहे हैं। ठीक, तो ये चीज होता है बच्चों अवशेषी अंग। ठीक, चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बेहद लाजवाब क्वेश्चन है। हो गया बच्चों। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है, देखिए इसको तो भाई यहां पर हमने इसका आंसर नहीं लिखा है, क्योंकि ये एक प्रकार से तुलना होती है, इसको अपने से आपको लिखना होगा। हाई स्कूल में अगर आपने पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं अगर सिलेबस से कट गया रहा होगा तो आई डोंट नो। ठीक, देखिए लैमार्कवाद एवं डार्विनवाद की तुलना कीजिए।
चलिए इसको थोड़ा बहुत ही सिंपल तरीके से सीखते हैं बच्चों, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। लैमार्कवाद और डार्विनवाद। लैमार्कवाद इधर देख लेते हैं और इधर है डार्विनवाद। ठीक, डार्विनवाद, लैमार्कवाद और डार्विनवाद। लैमार्क ने सबसे ज्यादा, इसमें क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि लैमार्कवाद एवं डार्विनवाद की तुलना कीजिए। लैमार्क ने अंगों के उपयोग, इन्होंने अंगों के उपयोग व अनुपयोग पर जोर दिया है, अनुपयोग पर जोर दिया है। ठीक, अब इसका मतलब क्या है बच्चों, देखिए लैमार्क ने यह कहा कि जिस अंग का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाएगा वो अंग क्या हो जाएगा, भविष्य में धीरे 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 उसका विकास हो जाएगा, और जिस अंग का प्रयोग नहीं किया जाएगा धीरे 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 नष्ट हो जाएगा। इनका यह कहना था। और उसके साथ ही इन्होंने उपार्जित अंग के बारे में कहा। इन्होंने ये कहा किसी व्यक्ति में जो भी उपार्जित अंग होंगे या उपार्जित जो लक्षण होंगे वो उनके आने वाली संतानों में भी दिखाई पड़ेंगे। ठीक, ये किसने कहा था? लैमार्क ने। थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग बात है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा बच्चों। लैमार्क ने अंगों के उपयोग व दुरुपयोग के संबंध में एक एग्जाम्पल भी दिया था। किसका? जिराफ का। आपको याद होगा अगर आपने पढ़ा है। और दूसरा उदाहरण दिया था सर्प का। इन्होंने ये कहा, आपको इसी तरह लिखना पड़ेगा जो कुछ हम बोल रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। इन्होंने मतलब ये कहा कि अंगों का, यानी कोई भी जीव अंगों के उपयोग और अनुपयोग पर निर्भर होता है। यानी उस जीव में जो विकास होता है वो अंगों के उपयोग और अनुपयोग के आधार पर होता है। यानी जिस अंग का प्रयोग ज्यादा प्रयोग किया जाएगा वो अंग विकसित होगा, जिसका उपयोग नहीं होता वो धीरे धीरे, इन्होंने बताया कि विलुप्त हो जाता है। ये किसका कहना था? लैमार्क का कहना था। ठीक, और इन्होंने जिराफ का एग्जाम्पल दिया कि जो अफ्रीका के जंगलों में जिराफ होते हैं, इन्होंने बताया कि जिराफ जो होते हैं वहां पर जो लंबी गर्दन वाले जिराफ आए हैं, कहां से आए हैं। अब इनका कहना क्या था, ध्यान से सुनिए। इन्होंने कहा था कि भाई हाँ, जब पृथ्वी पर हरी भरी घास थी तो पहले जिराफ उस पर क्या है भाई चरते थे, अपना चारा उनको मिल जाता था, भोजन। फिर धीरे धीरे इन्होंने बताया कि सूखा पड़ा। सूखा पड़ने के बाद क्या हुआ कि नीचे घास फूस सूख गई। फिर जो छोटे छोटे पौधे थे उनमें जिराफ ये मतलब उचक करके, यानी आगे के दोनों पैर उठा करके, जिस तरह बकरियां वगैरह खाती हैं, देखा होगा बकरियां, भाई कोई ऊपर टहनी है पेड़ है तो उस पर अगला पैर उठा करके खाने लगती हैं। इन्होंने यही बताया कि जिराफ आगे अगली टांग उठाकर उचक कर, यानी गर्दन ऊंची करके उसको खाने लगे। धीरे धीरे क्या हो गया भाई, वहां से भी ये जो कुछ भी अत्तियां पत्तियां थी खत्म चारा। फिर बड़े बड़े जो लंबे पौधे थे उसके लिए उन्होंने प्रयास किया। इसी प्रकार धीरे 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 आने वाली उनकी जो जनरेशन है उनकी गर्दन जो लंबी होती चली गई। इस तरह से इन्होंने ये बताया। दूसरा सर्प का उदाहरण दिया। इन्होंने ये कहा कि पहले तो सर्प के पैर हुआ करते थे, यानी फिर हुआ क्या, सर्प को शिकार पकड़ने और बिल में घुसने में दिक्कत होती थी, और सर्प भाई साहब ने क्या किया, पैर उठाकर रेंगना शुरू कर दिया। इन्होंने बताया कि वो पैर उठाकर रेंगने लगे, पैर का उपयोग नहीं किया कई पीढ़ियों तक, और धीरे धीरे उनके पैर ही विलुप्त हो गए। ये किसने कहा? लैमार्क ने। तो ये इन्होंने एग्जाम्पल दिया, और ये आपको हूबहू इसी तरह लिखना होगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक, ये चीज। दूसरा ये कहा उपार्जित अंग या लक्षण, यानी इन्होंने बताया जन्म के बाद जो लक्षण व्यक्ति अर्जित करता है वो उनके संतान में भी दिखाई पड़ सकते हैं। लेकिन इनकी आलोचना भी की गई। भाई इनके अनुसार अगर किसी का हाथ कट जा रहा है युद्ध में, तो लड़का का भी जब लड़का पैदा हो तो हाथ कटना हो, मतलब कटा होना चाहिए। जिससे भाई भारत में कान नाक छेदने की प्रथा है। जब लड़की पैदा होती है कान और नाक छेदे होने चाहिए ना, उसमें छेद होना चाहिए पहले, क्यों नहीं होता है? पहलवान की संतान पहलवान क्यों नहीं होती है? तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने भाई क्या किया, इनके ये नियमों का जमकर, मतलब इनके नियमों की जमकर धज्जियां उड़ा दिया। इनके नियमों में कमियां बहुत सारी, इनकी आलोचना होने लगी। लेकिन डार्विनवाद क्या कहते हैं? डार्विनवाद में जो कुछ भी कहा सब सही। इन्होंने कहा कि प्रत्येक जीव में संघर्ष होता है,
ठीक, इन्होंने संघर्ष कहा। दूसरा, संतान उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता, संतान उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता। ठीक, अगला, वातावरण का प्रभाव। ये चीज इन्होंने जो भी बात कही और भी ज्यादा इन्होंने कहा, लेकिन जो भी बात कही एकदम सही, इनका कहना एकदम सही था। इन्होंने ये कहा कि कोई भी जीव, यानी कोई भी जीव, ठीक, जब भाई उसका जीवन हम बात करें तो उनके बीच, जीवों के बीच में संघर्ष होता है, भोजन को लेकर, रहन सहन को लेकर के आपसी संघर्ष होता है, लड़ाई झगड़ा होता है। ठीक, यानी स्पर्धा होती है। उसमें जो जीव नष्ट हो जाते हैं भाई वो तो नष्ट हो गए, लेकिन जो जीव भाई विजय प्राप्त कर लेते हैं वो क्या है, उस माहौल में या वातावरण में बचे रहते हैं। दूसरा ये बताया कि ये जो आपने बताया लंबी गर्दन, छोटी गर्दन, मोटी गर्दन, ये ऐसा कुछ नहीं है। जिराफ की कई प्रजातियां थी, ठीक, कई प्रजातियां थी और है भी। ठीक, इन्होंने ये कहना था इनका। ठीक, और इन्होंने ये बताया कि किसी भी जीव में संतान उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता होती है। अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जलीय जीव में एक एक जीव ऐसे हैं जो लाखों अंडे देते हैं, लाखों अंडे। तो ये बताया कि संतान में उत्पन्न करने की, किसी भी जीव में संतान उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता होती है और उसी के कारण ही उनके अंदर विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी आती रहती हैं। ठीक, ऐसा नहीं। अगला है कि वातावरण का, इन्होंने बताया कि प्रत्येक जीव में वातावरण का प्रभाव पड़ता है। ठीक, यानी किसी भी जीव के अंदर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। कहने का मतलब अगर वो गर्म प्रदेश में तो उसका शरीर उसी के अनुसार ढल जाएगा, ठंडे प्रदेश में है तो उसका शरीर उसी के अनुसार ढल जाएगा। यानी वो व्यक्ति, वो जीव अपने आप, जो जीव वातावरण में अपने आप को वातावरण के अनुकूल बनाए रखता है, यानी जिनके अंदर अनुकूलन की क्षमता होती है, अनुकूलन की क्षमता जिनके अंदर होती है बच्चों, वही जीव वातावरण में जीवित रह पाते हैं, बाकी सभी नष्ट हो जाते हैं। ये कहना था डार्विनवाद का। ठीक, तो ये है लैमार्कवाद और डार्विनवाद। आई होप कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे। नहीं भी समझ में आया, डोंट वरी, बहुत सारी वीडियो इस पर आएंगे, रसगुल्लों टेंशन नहीं लेना है। इसी तरह मैराथन वीडियो में इसका निपटारा हम कर देंगे, आपको परेशान नहीं होना है। तो चलिए इसको पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है भाई टीकाकरण। टीकाकरण क्या है? टीकाकरण किसे कहते हैं? टीकाकरण, या इसी को ऐसे भाई पूछ लेता है हिंदी में ही, वैक्सीन। ठीक, वैक्सीन क्या है और वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया को समझाइए। ठीक, अंग्रेजी में वैक्सीनेशन होता है ना, वैक्सीन मतलब टीका, वैक्सीनेशन मतलब टीकाकरण। ठीक, वैक्सीन वही चीज है, वैक्सीन को ही टीका बोलते हैं। देखिए टीकाकरण होता क्या है, तो लिखेंगे बच्चों, मृत निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों या उनके उत्पादों से, यानी कोई मृत या निष्क्रिय सूक्ष्म जीव है या उसके द्वारा जो बनाया गया कोई प्रोडक्ट हो, यानी उसके द्वारा उनके उत्पादों से बने पदार्थ, ठीक, अर्थात टीके को शरीर में प्रवेश कराने की प्रक्रिया को ही टीकाकरण कहते हैं। ठीक, यानी कोई सूक्ष्म जीव हो, निष्क्रिय जीव हो, कोई मृत जीव हो या उसके द्वारा तैयार किया गया कोई पदार्थ, जब उसे इंजेक्शन के माध्यम से हमारे बॉडी में यानी शरीर में इंजेक्ट किया जाता है, चढ़ाया जाता है बच्चों, तो उसको कहते हैं टीकाकरण। ठीक, अभी देखिए कोरोना कोविड का टीकाकरण था ना, कोवैक्सीन, ठीक, कोविडशील्ड, ये टीका लग रहा था, तो वही चीज है। तो आगे लिखेंगे कि टीका विभिन्न प्रकार के रोगों जैसे पोलियो हो गया, डिप्थीरिया, काली खांसी, ठीक, पोलियो, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, चेचक आदि रोगाणुओं के विरुद्ध सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा प्रदान करता है। यानी इन सब रोग में क्या है, टीका लगता है और ये हमारे बॉडी में एंटीबॉडी का निर्माण कर देता है। जैसे अभी लग रहा था कोरोना का टीका, ठीक, कोविड-19 का जब टीका लग रहा था, वो टीका समझ लीजिए हमारे बॉडी का एक सुरक्षा कवच बन जाता है, बाहर से प्रवेश करने वाले रोगाणुओं के प्रति रक्षा करता है। तो वही कह रहा है
कि ये क्या है, पोलियो, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, चेचक आदि रोगाणुओं के विरुद्ध सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा, ठीक, प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है, प्रतिरक्षा प्रदान करता है। और टीका जो होता है स्मृति बी व टी कोशिकाएं बनाते हैं, ठीक, बी व टी कोशिकाएं, इसके लिए अलग से वीडियो लाएंगे, समझा देंगे बी व टी कोशिकाएं क्या है। तो बी व टी कोशिकाएं बनाते हैं जो रोग जनक को शीघ्र ही पहचान लेते हैं। यानी ये जो कोशिकाएं, ये जो आपके टीका होते हैं बॉडी में जैसे ही जाते हैं अंदर से बी और टी कोशिकाएं बनाते हैं। ये कोशिकाएं टहलती घूमती रहती हैं, जहां से कोई बीमारी दिखे पहचान लेते हैं फटाक से और तुरंत ही वहां दीवार बना देंगी। जैसे फ्री फायर पबजी में ग्लू वॉल मार देते हैं ना खट से, वैसे ये करती हैं। रोग मतलब कोशिकाएं क्या ये करते हैं, रोग जनक को शीघ्र ही पहचान लेते हैं तथा प्रतिरक्षी बना लेते हैं, तुरंत ही यानी सुरक्षा कवच तैयार कर देते हैं। ये चीज होता है बच्चों टीका या टीकाकरण। सबसे पहले अगर हम बात करें तो भाई टीके में, ठीक, टीके में बात करें, सबसे पहले चेचक के टीके का ही खोज हुआ था, चेचक के टीके का। और इसकी खोज किसने किया था आप लोग को कमेंट करना है, कमेंट जरूर करिएगा कि इसकी खोज, चेचक के टीके की खोज किसने किया था। जल्दी कमेंट करिएगा बच्चों, फटाक से इसको कमेंट तुरंत मारिए कि चेचक के टीके की खोज किसने किया था, कमेंट करिएगा, ठीक। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों, फिर देखते हैं नेक्स्ट। चलिए हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन अल्कोहल के कुप्रभाव का वर्णन कीजिए। देखिए ये सारे क्वेश्चन अगर ना भी पढ़ो ना तब भी लिख सकते हो, क्योंकि आज के समय में ये कॉमन चीज है भाई कि अल्कोहल का क्या बुरा प्रभाव पड़ता है, या कहेगा अल्कोहल या ड्रग्स का आज के युवा पीढ़ी के साथ क्या संबंध है। देखिए अल्कोहल भी अगर हम बात करें लिखना कैसे है पहले वो सीख लीजिए बच्चों। अल्कोहल को सामान्य रूप से शराब या मदिरा कहते हैं, ठीक है ना, कि लोग कहते हैं मैं शराबी हूं, है ना, लोग कहते हैं कि मैं शराबी हूं, लेकिन अगर नशा शराब में होती तो नाचती बोतल, तो भाई कहावत ही गलत है ना, कहे शराबी, शराबी नहीं हूं। तो ये देखिए मदिरा या शराब के नाम से बच्चों इसको जानते हैं, ठीक। और यह क्या करता है, विश्व में सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाने वाला मादक पेय पदार्थ है, यानी विश्व में सबसे ज्यादा पिया जाने वाला मादक पदार्थ शराब है। अब इसमें ब्रांड अलग अलग हो जाते हैं ना, विस्की है, ब्रांडी है, रम है ना, ये अलग अलग ब्रांड है। तो ये चीज आगे लिखेंगे कि जिसका उपयोग आज के समय में युवाओं में बहुत तेजी से हो रहा है, जाहिर सी बात है, ठीक। आज के समय में युवा पीढ़ी बहुत ज्यादा इसके प्रति अट्रैक्टिव हो रही है, और जरूरी नहीं कि लड़का पीता है, लड़के भी पीते हैं। अगर आज के समय में किसी लड़की की आंख लाल है ना, ये मत सोचो वो रात भर पढ़ी है, हो सकता है वो गांजा फूक के बैठी हो, इतना याद रखना, है ना। तू भी कुछ भी कर सकती है। आज के में बोलते ना हमारी छोरियां छोरों से कम है के, काहे का पीछे रहे, हम भी आगे रहेंगे, ऐसा हो जाता है। तो ये चीज है ना, लड़कियां भी बहुत ज्यादा, खासतौर में सिटी में, गांव देहात में ऐसा नहीं होता है, ठीक। कहते हैं ये बियर वगैरह तो नॉर्मल चीज है, मार लो को किसको पता भाई, मार के सो जाओ, है ना, लेकिन आपको नहीं करना बच्चों, ये सब आपके लिए बहुत ही खतरनाक है, आपको पढ़ाई से दूर रखेंगे ये सब। देखिए अब अल्कोहल के कुप्रभाव क्या है बच्चों, इसके अत्यधिक सेवन से बेहोशी, कोमा या मृत्यु हो सकती है। हम सभी जानते हैं भाई, कोई आप अमृत थोड़ी पी रहे हो, शराब है, खतरनाक चीज, केमिकल्स होते हैं, अल्कोहल वगैरह इसमें मिक्स है, साथ में बहुत सारी मतलब और इंजेक्शन वगैरह दवाई वगैरह यूज किए जाते हैं, यहाँ तक कि यूरिया वगैरह भी इसमें डाल देते हैं, और जो भैंस को इंजेक्शन लगता है ना उसका भी इस्तेमाल आज के समय में हो रहा है शराब बनाने में। समझ सकते हो कितना घातक है। तो इसका अत्यधिक सेवन करेंगे कोमा में भी जा सकते हो, मृत्यु हो सकती है, क्योंकि सबसे ज्यादा यकृत इससे प्रभावित होता है। दूसरा है अल्कोहल के अत्यधिक सेवन से व्यक्ति बर्बरता व हिंसा का रूप लेता है। हिंसा का मतलब ये है भाई लड़ाई झगड़ा, घर में आएगा बीवी बच्चों को मारेगा, ठीक, मतलब उल्टा सीधा बोलेगा, घर में सबको गाली देगा, यानी उसका व्यवहार, बर्बरता का मतलब क्या है, उसका व्यवहार बदल जाता है, बहुत ही ज्यादा मतलब रूडली बिहेव करने लगता है, ठीक। और दूसरा हिंसा का मारपीट, भाई जिससे पाएगा जो पाएगा मार देगा, ठीक, ये चीज होता है। अगला है कि धन की कमी होने के कारण व्यक्ति इसके सेवन के लिए चोरी का सहारा लेने लगता है, ठीक। यानी जो ये नशेड़ी वगैरह होते हैं ना, इनकी एक खास बात होती है, ठीक। अगर धन की कमी आ जाती है, धन अगर इनके पास पैसा कम हो जाए, पीने को कुछ ना रहे, भाई पैसा ना रहे, तो ये यहां तक गिर जाते हैं कि समझ लीजिए अपने ही घर में चोरी करने लगते हैं। दूसरों को छोड़िए, दूसरों के घर में तो करते ही करते हैं, औरों जगह पर मतलब औरों
के साथ तो ये होता ही है, स्वयं के घर में ही चोरी कर लेते हैं। तो ये चीज होता है क्योंकि उनको चाहिए होता है क्या, नशा चाहिए, उनको चाहिए शराब। ठीक, अगला है गर्भावस्था के दौरान स्त्रियों में इसके उपयोग से गर्भ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। जाहिर सी बात है भाई, अभी हमने बताया ना कि गर्ल्स भी इसका प्रयोग करती हैं, तो इसके अत्यधिक सेवन से अगर भाई प्रेगनेंसी है तो बच्चे पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। हो सकता है बच्चा एकदम क्या है मतलब मंद बुद्धि वाला पैदा हो जाए, या उसके शरीर का कोई अंग डिफॉल्ट मतलब उसमें डिफॉल्ट आ सकता है ना। अब हो सकता है भाई पैदा होता है मान वो भी बेवड़ा ही निकल जाए, कुछ भी हो सकता है। ठीक, ये चीज होता है। तो अल्कोहल का कुप्रभाव क्या है वो हमने देख लिया। स्क्रीनशॉट कर लीजिए रसगुल्लों। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पर। थोड़ा ये नहीं दिख रहा है क्या शायद, चलिए कर लीजिए। चलिए हो गया। अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है बच्चों इंटरफेरॉन। ठीक, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इंटरफेरॉन क्या है और इसका महत्व समझाइए। इंटरफेरॉन, इंटरफेयर का मतलब हस्तक्षेप करना। ठीक, हस्तक्षेप करना, या जिसको बोलते हैं देहात में देहाती उंगली करना। कहते हैं यार तुम मेरे मैटर में उंगली बड़े कर रहे हो। उंगली करना मतलब हस्तक्षेप करना, कोई काम करने से रोकना, वो चीज। ठीक, मतलब समझिए, समझ गए सेंस पूरा। देखिए इंटरफेरॉन होता क्या है? कशेरुकी जंतुओं में विषाणुओं से संक्रमित कोशिकाओं के द्वारा स्रावित एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ठीक, यानी क्या होते हैं? कशेरुकी जंतुओं में विषाणुओं से संक्रमित कोशिकाओं द्वारा ये स्रावित होते हैं और एक प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। ठीक, जो इन कोशिकाओं को विषाणु के संक्रमण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करते हैं। यानी ये विषाणु संक्रमित कोशिकाओं मतलब ये जो कोशिकाएं होती हैं विषाणुओं से संक्रमित कोशिकाओं के द्वारा स्रावित ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, जो इन कोशिकाओं को बाहर से जो भी कोई रोगाणु होते हैं उनके संक्रमण से ये सुरक्षा प्रदान करते हैं। चूंकि इसके द्वारा अंतःकोशिकीय विषाणुओं के गुणन को रोका जाता है, यानी अंदर जो विषाणुओं की संख्या नहीं बढ़ने पाती है, किसके कारण? इस इंटरफेरॉन के द्वारा। ठीक, चूंकि इसके कारण मतलब इसके द्वारा शरीर के अंदर अगर हम बात करें कोशिकीय अंतःकोशिकीय में विषाणुओं का गुणन नहीं हो पाता, यानी इसको रोका जाता है, इसीलिए इसे इंटरफेरॉन कहा जाता है। ठीक, यानी ये विषाणुओं के गुणन को रोकता है, संख्या नहीं बढ़ने देता है, इसी कारण इसको इंटरफेरॉन कहा जाता है। अब इसका महत्व क्या है चलिए वो देखिए इंटरफेरॉन विषाणु के केंद्रीय अम्ल संश्लेषक तंत्र को बाधित करते हैं। ठीक, ये जो इंटरफेरॉन होते हैं वो क्या करते हैं, हम बात करें तो केंद्रीय अम्ल संश्लेषक तंत्र को बाधित करते हैं, यानी पूर्ण रूप से बांध देते हैं, किंतु ये किसी भी प्रकार ठीक कोशिका के उपापचय में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं। यानी हमारे अंदर ये गुणन विषाणुओं के गुणन को रोकते हैं, लेकिन ये हमारे बॉडी के लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होते हैं, यानी खतरनाक नहीं होते हैं। ठीक, ये होते हैं इंटरफेरॉन। ठीक, चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों। ठीक है ना, चलिए हो गया। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आज की ये वीडियो बिल्कुल लाजवाब थी और उम्मीद है कि आपको मजा आया होगा। और छाप लेना रसगुल्लों, सारे क्वेश्चन को बेहद इंपॉर्टेंट है। इसी तरह हम पार्ट 2 के माध्यम से बाकी बचे हुए चैप्टर यानी 8 चैप्टर से लेकर के 13 चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी निपटारा सेकंड पार्ट के माध्यम से हम कर देंगे। बाकी लॉन्ग क्वेश्चन भी आएंगे, डोंट वरी, थोड़ा सब्र रखा करो। भी तबीयत नहीं ठीक थी इसलिए थोड़ा वीडियो आने में लेट हो गई। बाकी मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना और एक लाइक तो बिल्कुल कर देना, दोस्तों तक शेयर कर दीजिए।